चलिए आज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कॉमन है, अकाउंट्स ग्रुप 1 में भी है और अकाउंट्स ग्रुप वन में कॉस्टिंग एफएम में भी है। सेम चैप्टर है, सेम फादर सेम। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो गवर्न होता है वो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से गवर्न है। तो जो भी मैं आपको चीज पढ़ा रहा हूँ ये एज पर एएस 3 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं सर बाद में रिवाइज करने के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने वो लिख दिया है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग आपका सारा कैश फ्लो रिवाइज हो जाता है। ये बाद के लिए, ये तो बस बच्चे बोल रहे थे तो मैंने लिखा था, राइट जी। अब सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वो हमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है। अब हम ये भी पसंद करते हैं कि जब कंपनी अपनी स्टेटमेंट देती है, फाइनल स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है, उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लगा होना चाहिए। रीजन ये होता है कि एक्चुअली अल्टीमेटली कितना बड़ा व्यापार कर लो, कैश होगा तो गाड़ी चलेगी। तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि बिजनेस में कैश का क्या हुआ, कैश के कौन कौन से आने के साधन है, कैश कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ, कैश कहाँ से आया कहाँ से गया, इस चीज की जानकारी होना जरूरी है और इसके लिए बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारे कैश के फ्लोज हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेन काम धंधे से जो जनरेट होता है कैश। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेडर हूं तो मेरा काम धंधे से कैश कहां से आएगा? जब मैं सेल करूंगा, जब मैं डेटर से पैसा कलेक्ट करूंगा। मेरा काम धंधे का कैश कहां जाएगा? जब मैं परचेज करूंगा, क्रेडिटर्स को पे करूंगा, बिजली का बिल दूंगा, पानी का बिल दूंगा, स्टाफ की सैलरी दूंगा और बिजनेस के खर्चे करूंगा, इनको माइनस कर दूंगा तो मेरा आएगा ना कैश फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब मेन काम धंधे से कितना कैश जनरेट हुआ उसको बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। फिर दूसरा हेड हमने जो बनाया है उसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है? एसेट से रिलेटेड बातें आती हैं। जैसे आपने सेल ऑफ एसेट किया, कैश आ गया। परचेज ऑफ एसेट किया, कैश चला गया। बिजनेस कह रहा हूं, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, पैसा चला गया। इन्वेस्टमेंट बेची, पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड आया, वो भी किसमें आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम बैंक है, ध्यान से सुने, अगर हम बैंक है तो बैंक का तो धंधा ही ब्याज लेना होता है ना। तो बैंक अगर इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो ऑपरेटिंग में आएगा, राइट। लेकिन अगर हम बैंक नहीं है, हम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो बिजनेस करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा था हमने बैंक में जमा करा दिया, शेयर में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उस पर डिविडेंड आ गया, उस पर इंटरेस्ट आ गया, फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट से रिलेटेड कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आते हैं, जिसमें प्रमुख है सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो रेंट। इन्वेस्टिंग क्लियर। फिर तीसरा हेड आता है हमारा फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो होती हैं वो रिलेटेड होती है किससे? लायबिलिटीज। जैसे इश्यू ऑफ शेयर, पैसा आ गया। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, पैसा आ गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पैसा चला गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, पैसा चला गया। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, पैसा चला गया। डिविडेंड पेड, पैसा चला गया। जो लायबिलिटी से रिलेटेड है उनकी सर्विस कॉस्ट, जैसे आप शेयर इश्यू करते हैं तो उनको डिविडेंड देते हैं तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। आप लंबा लोन लेते हैं, लॉन्ग पीरियड लोन लेते हैं, उस पर ब्याज देते हैं, वो फाइनेंसिंग में आएगा।
कैसा लगा? तो अब इस कैश, ये बाकी मैंने इसकी चर्चा नीचे की हुई है हल्की फुल्की, वो मैंने आपको समझा दी। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। रियल लाइफ में और एग्जाम में ही मैंने देखा ज्यादा पॉपुलर ये है। पॉपुलर का ये मतलब नहीं कि दूसरा छोड़ दीजिए उसमें से नहीं आएगा, पीछे डायरेक्ट भी आएगा, जो छोड़ोगे वही आएगा, ये नियम तो याद हो। करने दोनों है, बस ये होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम। क्लियर? अब ये प्यारा सा फॉर्मेट है डायरेक्ट का, ओ सॉरी इनडायरेक्ट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए पार्ट। फिर आ रहा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट। फिर आ रहा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट। इन तीनों का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी आएगा जोड़ लेंगे तो आपका आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, ये। फिर इसमें आप ओपनिंग बैलेंस जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। क्यों? इंक्रीज डिक्रीज इन कैश प्लस ओपनिंग बैलेंस शुड इक्वल क्लोजिंग बैलेंस। तो आंसर तो साहब इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाए। फिर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए पार्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों का जोड़ किया, इंक्रीज डिक्रीज इन कैश। ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो क्लोजिंग बैलेंस। अब चर्चा करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ज्यादातर बच्चे याद कर लेते, जय माता की, याद कर लो आगे बढ़ो। पर मैं कोशिश कर रहा हूं एज यूजुअल आपको समझाने की। बाकी 1% अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी जो मेरा काम कराने का तरीका वो इतना जबरदस्त है कि आप ना भी चाहो तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। भाई कुछ बच्चे करिश्माई होते हैं भाई साहब, वो मेरे इस डायलॉग को भी पिछाड़ देते हैं। लेकिन मैंने देखा बच्चे ही कहते थे हम तो चाहते ही नहीं, फिर भी मैच हो जाता। आपका तरीका बहुत अच्छा, पर उस तरीके को समझने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। पर पहले हम इसको समझते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश क्या होता है। तसल्ली से पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो। बेटे कर रहे हो, आंख बंद करके सोचो कि मैं बिल्कुल कैश पे डील करता हूं, सब डीलिंग्स कैश में, सब कुछ कैश में। तो क्या होगा? जो मेरा प्रॉफिट होगा वही तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन होगा। मेरा एग्जाम्पल लो, मैं आपको पढ़ाता हूं, जगह मेरी किराए की है, कुछ मेरा अपना नहीं, सब किराए का। बस मेरा तो दो ही काम है, बच्चों को पढ़ाओ, उनसे फीस लो, जहां पढ़ाते हो उसको किराया बिजली खर्च इकट्ठा दो और आगे बढ़ो। डीलिंग मेरी कैश, आपसे फुल पैसे लिए, 5 लाख फीस आ गई, ठीक। जहां पढ़ाया वहां 2 लाख खर्चा हो गया, दे दिया, मेरा प्रॉफिट 3 लाख। कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी क्या है? 3 लाख। नहीं बात समझ में? तो यानी देखा जाए जो हमारा प्रॉफिट होता है वही तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन होता है मोटा मोटा। लेकिन उस पर एक कंडीशन लग जाती है, क्या? कि कोई सारे खर्चे कैश के, दूसरा कोई नॉन बिजनेस डीलिंग्स ना हो, राइट? तो हम क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, ऊपर लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम कहते हैं भाई हमारा प्रॉफिट क्या है, टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। हमारा जो प्रॉफिट होता है मोटा मोटा वही क्या होना चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पर बेटे ऐसा होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो नॉन बिजनेस और नॉन कैश होते हैं। रिपीट, नॉन बिजनेस और नॉन कैश, और वो प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस हो चुके हैं। पर चूंकि वो नॉन कैश है उन पे कैश तो लगा नहीं, और वो नॉन बिजनेस है, हम तो बिजनेस वाला प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो ऐसे खर्चों को हम ऐड कर दें। हम कहते हैं अगर ये नहीं हुए होते तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता। तो हम ऐड क्या करते हैं, सोचो, हम ऐड करते हैं इसके अंदर, इस वाले प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस, एग्जांपल दे सकते हो, डेप्रिसिएशन, और नॉन बिजनेस एक्सपेंस,
जैसे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कोई हमारा बिजनेस है डिविडेंड पे करना, हम वो डिविडेंड पे करते हैं, हमारा कोई धंधा है जो हम पे करेंगे। तो डिविडेंड पेड कहां दिखाएंगे हम? फाइनेंसिंग। तो यहां एक बार ऐड कर दो। वैसे एक बात बताऊं, क्योंकि हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला है, तो प्रॉफिट तो क्या होता है? बिफोर डिविडेंड क्या होता है? तो वो तो पहले से ही माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए डिविडेंड तो ऐड नहीं होना चाहिए ना। मांग लगाओ। कई बच्चे, एक्चुअली मैंने ऐसे क्यों बोला, तो बच्चे पूछते हैं ना कई बार, तो मैं जो आप बातें आगे पूछोगे मैं पहले बता रहा हूं। इसकी जगह हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट। क्योंकि जो हम लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम अलग से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे? तो फाइनेंसिंग में दिखाया, जबकि ये जो प्रॉफिट निकला होता है वो इंटरेस्ट घटा के निकला होता है, तो इंटरेस्ट ऊपर भी घट गया और नीचे भी घट गया, तो एक चीज दो जगह नहीं घट गई। तो हमने उसको नीचे माइनस करना, तो इसलिए ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर देते, क्योंकि जो प्रॉफिट ऊपर लिखा होता है वो आफ्टर इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे मेरे से क्या पूछते हैं, सर नीचे तो डिविडेंड भी पे करते हैं, आप डिविडेंड क्यों नहीं ऊपर ऐड करते? तो इसका जवाब क्या है? बेटा ऊपर मैंने नेट प्रॉफिट लिया है ना, और नेट प्रॉफिट तो क्या होता है? बिफोर डिविडेंड। उस प्रॉफिट में से तो डिविडेंड मैंने माइनस किया ही नहीं है, इसलिए डिविडेंड ऐड नहीं किया। अच्छी क्या ना, बेसिकली बच्चे तो रट लेते हैं, आपने भी फील किया होगा, हम तो याद कर लेते हैं छुट्टी। तो जरा सा टिपिकल पॉइंट है जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आप कंफ्यूज कब नहीं होगे? जब आपको लॉजिक क्लियर होगा। तो जो भी खर्चे आप पे करते हो किसके अंदर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जिसमें प्रमुख क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन और डिविडेंड। तो इंटरेस्ट ऐड होता है, डिविडेंड नहीं होता। बच्चा परेशान है, जब आप नीचे इंटरेस्ट माइनस करते हो ऊपर ऐड कर देते हो, नीचे डिविडेंड भी तो माइनस करते हो, उसको क्यों नहीं ऊपर ऐड करते? भाई ऊपर जो प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन मतलब अभी उसमें से डिविडेंड माइनस ही नहीं किया, पर प्रॉफिट में इंटरेस्ट तो माइनस करके आता है ना। नहीं बात, इसलिए इंटरेस्ट ऐड। तो कौन कौन से खर्चे ऐड होते हैं? नॉन कैश, जिसके लिए पैसा ही नहीं दिया, क्योंकि पैसा तो दिया ही नहीं, तो कैश तो ज्यादा आया होगा। हम एक्चुअली में प्रॉफिट थोड़ी नहीं ऐड निकाल रहे हैं, हम तो कैश निकाल रहे हैं। हमने कहा भी मोटा मोटा अगर सब कुछ कैश पे होता तो जो नेट